सुरेखा, ये तूने क्या पहना है? इतनी तेज सर्दी है और तू सिर्फ टॉप और स्कर्ट पहनकर खड़ी है। ले ले मेरी शॉल ओढ़ ले। ओ गॉड माँ, ये कोई 16वीं सदी नहीं है। मैं आपकी तरह शॉल, स्वेटर, टोपी, मोजे पहनकर नहीं रह सकती। रहने दीजिए ना माँ जी, अगले महीने दीदी की शादी है, उन्हें अमेरिका में रहना है। अच्छा है, प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक कहा भाभी। अच्छा ये बताओ, यहाँ वेस्टर्न वियर की कोई अच्छी दुकान है? अनूप सगाई के बाद पहली बार मुझसे मिलने आ रहा है। अरे पागल तो नहीं हो गई? सर्दी कहर ढा रही है और तू वेस्टर्न वियर पहनना चाहती है? तुम्हें कुछ पता भी है? वहाँ अनूप ने मुझे मेरे मॉडर्न लुक के कारण ही पसंद किया था। अगर भाभी की तरह रहती तो उसका ध्यान मेरी तरफ जाता भी नहीं। अरे माँ जी छोड़िए ना। दीदी आप रेडी हो जाइए, मैं चलती हूँ आपके साथ। आप जैसा चाहती हैं आपको वैसे कपड़े मिल जाएंगे। भाभी आई एम रेडी। कहाँ हैं आप? अरे आपने ये क्या पहना है? इतना मोटा वुलन सूट और उस पर शॉल और टोपी। अरे मुझे छोड़िए भला, मैं आपकी जैसी कैसे बन सकती हूँ? मुझे कोई अमेरिका थोड़ी जाना है। वो तो है भाभी, आप हैं जबलपुर की और मैं दिल्ली की, भला हम दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? पता है पहली बार जब अनूप ने मुझे देखा तो क्या बोला? सुरेखा, तुम्हारी चमकती हुई स्किन, खुले हुए बाल और ये खूबसूरत टांगे किसी की भी तपस्या को भंग कर सकती हैं। वो गर्मियों का मौसम था सुरेखा, तुझे समझ क्यों नहीं आता? गर्मी सर्दी बरसात में इन चक्करों में नहीं पड़ती। मुझे पता है मैं क्या पहनकर अच्छी लगती हूँ और मैं वही पहनूंगी। अपने ड्रेसिंग सेंस के लिए मैं पूरे कॉलेज में फेमस हूँ। देखिए आपको कितनी बढ़िया दुकान में ले जाती हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको मुंबई से भी अच्छे कपड़े मिलेंगे यहाँ। भाभी सुरेखा को एक बड़े से मॉल में ले जाती है, लेकिन सुरेखा ये देखकर हैरान हो जाती है कि हर जगह सिर्फ वुलन कपड़े ही मिल रहे होते हैं। वो एक दुकान में घुसते हैं। मुझे कोई बढ़िया वेस्टर्न वियर दिखाइए, मेरा फियांसे अमेरिका से आने वाले हैं, मुझे उनसे मिलने जाना है। मैम, सर्दियों में वेस्टर्न वेयर? आपने शायद न्यूज़ नहीं देखी, 2 दिनों में ही शीत लहर आने वाली है। Whatever, मैं पुराने जमाने की ओल्ड फैशन लोगों की तरह स्वेटर शॉल अपने शरीर पर लपेट कर नहीं रख सकती। भैया आप शीतलहर की चिंता मत करिए और जो मांग रही हैं वो दिखाइए मेरी ननद को। मेरी ननद मेट्रो सिटी से आई है, वो कोई ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहन सकती। सेल्समैन अपने मालिक के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। सर, हमने सारे वेस्टर्न वेयर पैक कर दिए हैं, वुलन सी बाहर हैं। हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर उन्हें छोटे कपड़े लेने हैं तो हमें क्या, तुम अंदर से वेस्टर्न वेयर लाकर दिखा दो। सेल्समैन स्टोर रूम से मिनी स्कर्ट, ऑफ शोल्डर टॉप, मिनी फ्रॉक सुरेखा को दिखाता है। सुरेखा उनमें से बहुत से कपड़े पसंद करती है और घर आ जाती है। अरे सुरेखा, अनूप का फोन आया था, उसने तुझे शिमला बुलाया है। वो कह रहा था कल शिमला में ही उसकी कॉन्फ्रेंस है, वो तुझसे वहीं मिलेगा। तूने अपनी शॉपिंग कर ली है ना? हाँ हाँ तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैंने शॉपिंग कर ली है, शाम की फ्लाइट से ही शिमला चली जाऊंगी। भयानक सर्दी के मौसम में सुरेखा अपने सारे वेस्टर्न वियर पैक करने लगती है। ये देखकर उसकी माँ कहती है, अरे सुरेखा, शीतलहर आई हुई है, ऊपर से तू हिल स्टेशन पर जा रही है, भला ऐसी सर्दी में तू ये कपड़े पहनेगी? माँ तुझे कितनी बार कहा है, अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा। अब अगर शरीर को इतना ढक छुपा कर रखेंगे तो 2 मिनट नहीं लगेंगे अनूप को मुझे रिजेक्ट करने में। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, उसे लगना चाहिए कि मैं उसके साथ आराम से जी सकती हूँ। सुरेखा शाम की फ्लाइट से चली जाती है। एयरपोर्ट पर भयानक सर्दी में सुरेखा मिनी स्कर्ट और ऑफ शोल्डर टॉप पहनकर उतरती है। सामने ही अनूप अपनी सेक्रेटरी के साथ उसे रिसीव करने के लिए खड़ा था। ओह माय गॉड सुरेखा, यू आर हैविंग ब्यूटीफुल बॉडी। क्या तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? तुम तो सर्दी से भी ज्यादा कहर ढा रही हो। व्हाट यू से अबाउट माय वुड बी वाइफ? वेरी क्यूट, लेकिन मुझको लगता है इन्हें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। इट्स वेरी कोल्ड, शी शुड वेयर सम वुलन्स। सुरेखा का ध्यान अनूप की सेक्रेटरी की तरफ जाता है। वो एक फॉरेनर थी, लेकिन उसने भी जीन्स और लॉन्ग कोट पहना था। सुरेखा को लगा वो उससे भी ज्यादा स्टाइलिश लग रही है। इतराते हुए बोली, नो अनूप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना ड्रेसिंग स्टाइल नहीं छोड़ सकती, और फिर ये सर्दी वर्दी जितना फील करो उतना ही लगती है, इसलिए मैं इसे फील ही नहीं करती। आई एम इम्प्रेस्ड, कमाल है। आज तो हाल ये है कि मैंने भी अपनी वुलन जैकेट पहन ली है। यू आर लुकिंग कूल। अच्छा ये बताओ, आज यहाँ से कुछ दूर स्नोफॉल हो रही है, लेकिन सर्दी काफी है और तुमने कपड़े भी कम पहने हैं। तुम कमरे में आराम करना चाहती हो या फिर स्नोफॉल एंजॉय करोगी? भयंकर सर्दी के कारण अब सुरेखा को अनईजी फील हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अनूप के आगे इम्प्रेशन जमाना चाहती थी। नहीं नहीं, आई एम कंफर्टेबल, स्नोफॉल देखने चलते हैं। यू वांट हॉट कप कॉफी एंड
इफ यू लाइक आप मेरा कोट पहन सकती हैं। कोट? नेवर, मैं इतने लंबे कोट नहीं पहन सकती, लेकिन कॉफी पी लूंगी। गर्म कॉफी पीने से सुरेखा को काफी राहत मिलती है। फिर वो अनूप के साथ स्नोफॉल देखने चली जाती है। भयंकर सर्दी के कारण सुरेखा की तबीयत खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है, सुरेखा, अब तुम कैसा फील कर रही हो? मुझे क्या हो गया था? अचानक ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आप हॉस्पिटल में हैं। आपको सर्दी के कारण ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। मुझे समझ में नहीं आता आप जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसा क्यों करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर? भयानक शीत लहर में जो कपड़े आपने पहने हैं, क्या वो सही है? मॉडर्न दिखने की दौड़ में आप अपने शरीर के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। आगे से मैं ध्यान रखूंगा डॉक्टर। क्या हम लोग सुरेखा को घर ले जा सकते हैं? श्योर सुरेखा जी, मुझे विश्वास है कि आप अपने साथ ऐसा नहीं करेंगी। खूबसूरती सिर्फ आधुनिक कपड़ों में नहीं बल्कि अपने विचारों में होनी चाहिए। टेक केयर। डॉक्टर के जाने के बाद सुरेखा खुद को गिल्टी फील करती है। तभी अनूप की सेक्रेटरी वहां आती है। सुरेखा, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। तुम छोटे कपड़ों के साथ भी अपने आप को गर्म रख सकती हो। तुम वुलन टॉप्स, लॉन्ग कोट, जीन्स विथ लेगिंग्स का कॉम्बिनेशन अपना सकती हो। मॉडर्न लगने के लिए छोटे कपड़े पहनना जरूरी नहीं है। तुम मुझे समझा रही हो? हाँ सुरेखा, आजकल एक से एक स्टाइलिश वुलन्स मिलते हैं। तुम अपने लुक को उनके जरिए और भी अमेजिंग बना सकती हो। Why only short clothes? तुम्हें अपनी औकात देखनी चाहिए। तुम मुझे इस तरह राय नहीं दे सकती। सुरेखा, मैंने ही उसे तुम्हें समझाने को कहा था। मुझे लगा अगर मैं कहूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन यही सच है। तुम्हें सिचुएशन के अनुसार ही अपने आप को बदलते रहना चाहिए। मुझे लगता है तुम अब ठीक महसूस कर रही हो। शाम की फ्लाइट से मैं वापस जा रहा हूँ। कमरे में तुम्हारे लिए गिफ्ट है, जाने से पहले उसे जरूर देखना। अनूप अमेरिका वापस लौट जाता है। सुरेखा जब कमरे में जाती है तो उसे वहाँ एक पैकेट दिखाई पड़ता है। वो पैकेट खोलती है, उसमें एक बड़ा ही खूबसूरत लॉन्ग कोट होता है। सुरेखा मुस्कुराते हुए वो कोट पहन लेती है और रात की फ्लाइट से वापस घर आ जाती है। अब वो समझ चुकी थी कि उसने गलती कहाँ की थी। आज तुम आए नहीं, कल अगर नहीं आए तो जॉब से तुम्हें निकाल दूंगा मैं, समझे? पीरियड्स में कैसे जाए कोई ऑफिस? इस बॉस को जरा भी दया नहीं है। अरे कनिका यार, ये स्टेन हर जगह लग जा रहे हैं। पीरियड्स वाला पति। सुनील अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। वो दिमाग का बहुत ही तेज और तर्रार था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पैरवी लगाकर सुनील ने शहर में नौकरी पा ली और अपने परिवार के साथ शहर में रहने लगा। सुनील गांव से शहर तो आ गया था, पर उसकी सोच में कोई बदलाव ना आया। अरे प्रभा, ये क्या यहाँ दीवार के सहारे खड़ी हो? लगता है आते ही बॉस को गुस्सा दिलाने का सोच लिया है तुमने। तुम समझते क्यों नहीं हो सुनील? उफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जाओ और जरा नेहा को मेरे पास भेज दो प्लीज। जाओ और खुद ही उसे बुला लो। पढ़े लिखे गवार हो तुम, गवार। ये कहकर दीवार के सहारे बड़ी मुश्किल से प्रभा अपने दुपट्टे से खुद को ढके बाथरूम की ओर बढ़ने लग जाती है कि तभी उसका दुपट्टा फिसल जाता है और सभी की नजरों में उसका पीरियड स्टेन आ जाता है। ओह गॉड, प्रभा तुम्हें तो बवासीर है। पूरे ऑफिस में सुनील के अलावा किसी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। सुनील को हंसता देखकर सब हैरान थे। You're impossible, सुनील। सुनील की सोच से सभी परेशान थे। गांव से वो शहर तो आ गया था, पर उसकी सोच बहुत ही छोटी थी। उसे औरतों के दर्द से ना ही फर्क पड़ता था, ना ही उसके मन में कोई सहानुभूति थी, और वहीं उम्र शादी की हो चली थी। सुनील, ऑफिस की क्या कोई लड़की पसंद है तुझे? अरे तुम भी ना माँ, कोई नहीं है। वही मैं कह रही थी कि होगी भी तो छोड़ने का वक्त आ गया था। एक लड़की है, जब मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ वो मंदिर में पूजा कर रही होती है। ऐसी ही संस्कारी बहू ढूंढ रही थी मैं। अब बस उसके परिवार वालों से बात करके सब नक्की करना है। दोनों परिवारों में बातचीत हो जाती है। पुष्पा की चिकनी चुपड़ी बातों में कनिका के परिवार वाले आ जाते हैं और सुनील की शादी कनिका से हो जाती है और वो बहू बनकर उनके घर आ जाती है। घर की दहलीज पर ही कनिका को रोकती हुई पुष्पा कहती है, देखो बहू, अब तुम अपने घर की नहीं रही, इस घर की हो, तो तुम्हारे लिए वही सब सच होगा जो सुनील कहे और जो मैं कहूँ। इस घर के लोगों की बातें मानकर चलोगी तो जीवन स्वर्ग रहेगा, वरना तुम तो समझदार हो। गृह प्रवेश के वक्त ही ऐसे शब्दों से स्वागत होगा, कनिका ने ऐसा नहीं सोचा था। पुष्पा का हाव भाव तो शादी होते ही बिल्कुल खट्टा सा हो गया था।
शादी के दूसरे दिन ही 6 बज गए हैं और तुमने अभी तक अपने पति का टिफिन तैयार नहीं किया है। फुर्सत है क्या ऐसे साज सिंगार से? लगता है मानो दुनिया में पहली बार कोई औरत दुल्हन बनी हो। कनिका, जा टिफिन बना। और हाँ, कैरी छत पर रखी है, मैंने उसमें अच्छे से मसाला मिलाकर रख दिया है। और सुनील घर के बने पापड़ ही खाता है, तो वो भी बनाना मत भूलना, समझ गई? कनिका टिफिन बनाकर तैयार कर देती है और अपनी सास के बताए काम पर लग जाती है। दोपहर में 12 बज रहे थे। कनिका छत पर पापड़ सुखा रही थी कि अचानक ही, हे भगवान, इतना दर्द अचानक कमर में कैसे हो गया है? लगता है पहली बार एक साथ इतना काम कर लिया है, इसलिए होगा। तभी ऑफिस की एक फाइल लेने सुनील घर आ जाता है और कनिका को ढूंढता हुआ छत पर चला जाता है। अरे पागल लड़की, बुद्धि भ्रष्ट है क्या तेरी? पीरियड्स में पापड़ सुखा रही हो, ऊपर से कैरियों को भी देख लिया होगा तूने। ओह गॉड। माँ ऊपर आओ, देखो अपनी बहू की करतूत। अरे करमजली, ये क्या अपनी माहवारी के दाग की प्रदर्शनी करने छत पर नाच रही है? मुझे पता ही नहीं चला माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। पूरे पापड़ काले पड़ जाएंगे। क्या खाएगा मेरा सुनील? अब जा नीचे जाकर नहा ले, अपने कपड़े अलग ही धोना। मैं काम वाली से कहकर तेरा इंतजाम करवाती हूँ। इंतजाम? कैसा इंतजाम माँ जी? तो क्या सुनील के साथ रहेगी ऐसे हाल में तू? छी माँ, इसके साथ इस हाल में मैं कभी नहीं। कनिका को 3 दिनों के लिए अलग कमरे में रखा जाता है, जहां वो जमीन पर सोती, अपना खाना उसी कमरे में एक चूल्हे पर बनाती। दर्द से कराहती कनिका पर सुनील को तरस भी नहीं आता। कभी नहीं सोचा था मैंने कि ऐसा पति और ससुराल मिलेगा। इस पीरियड्स के कारण मुझे अपवित्र समझा जा रहा है। हे भगवान, ये सब क्या है? कनिका पढ़ी लिखी शहर की लड़की थी। वो सभी तरह के नियमों को इज्जत तो देती थी, पर दकियानूसी बातों में विश्वास नहीं करती थी। पर इतने अत्याचारों को सहकर वो भी टूट गई थी। कुछ दिनों बाद कनिका को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, पर 3 महीनों में उसकी माहवारी शुरू हो जाती है और उसका गर्भपात हो जाता है। इसके माहवारी ने तो जीवन ही खराब कर दिया है। डॉक्टर ने कहा है ऐसा आगे भी हो सकता है। अरे तो मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी बेटा, टेंशन ना ले तू। पुष्पा सुनील के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है और 3 महीनों बाद कनिका को पता चलता है कि वो फिर से माँ बनने वाली है। हे प्रभु, अब दोबारा अबॉर्शन में सह नहीं पाऊंगी। कनिका मंदिर भगवान से विनती करने जाती है। वहीं बाहर उसे एक साध्वी मिलती है जो काफी बूढ़ी हो चुकी थी। उसके पैर में चोट आने के कारण वो बहुत कष्टों में थी। हे प्रभु। घबराइए मत माँ जी, मैं अभी दवा लाकर देती हूँ आपको, सब ठीक हो जाएगा। कनिका उस साध्वी की पूरे मन से सेवा करती है और वो रोज उसे खाना भी देती और उसके घाव पर मलहम लगाती। घाव जब भर जाता है तो वो कहती है, ये सेब आज रात को तू खाकर सो जाना। जिस चीज का डर था वो अब नहीं होगा, चिंता मत कर बेटा। कनिका आधे सेब को खाकर फ्रिज में रख देती है और सोने चली जाती है। रात को सुनील आधे बचे हुए सेब को खा लेता है और अगली सुबह, माँ मेरा पेट, मेरी कमर। पुष्पा भागकर कमरे में आती है और दर्द से कराहते अपने बेटे को देखकर चौंक जाती है। तभी उसकी नजर बिस्तर की चादर पर लगे खून के दाग पर पड़ती है। अरे ये क्या है? तुझे क्या हुआ बेटा? और तेरे पैंट में भी ये खून लगा है, ये सब क्या हो गया है? डॉक्टर से सुनील कंसल्ट करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसे पीरियड्स हुए हैं। मैं मर तो नहीं जाऊंगा डॉक्टर साहब? नहीं सुनील जी, ऐसे दर्द से तो औरतें हर महीने गुजरती हैं। आपको पीरियड्स हुए हैं, थोड़ा अनयूजुअल है, बट भगवान का दिया शरीर खुद में ही एक मिस्ट्री है। दर्द से सुनील का शरीर टूटने लगता है और वो ऑफिस नहीं जा पाता। उसी रात उसे बॉस का कॉल आता है। आज तुम आए नहीं, कल अगर नहीं आए तो जॉब से तुम्हें निकाल दूंगा मैं, समझे? पीरियड्स में कैसे जाए कोई ऑफिस? इस बॉस को जरा भी दया नहीं है। अरे कनिका यार, ये स्टेन हर जगह लग जा रहे हैं। अरे आप आराम कीजिए, मैं हॉट बैग लेकर आती हूँ और पैड भी, फिर दाग नहीं लगेगा। कनिका सुनील की बहुत केयर करती है और उसे सुला देती है। अगली सुबह,
अगर कनिका ने हॉट बैग से सिकाई नहीं की होती तो पता नहीं रात कैसे काटता मैं। तभी उसकी नजर बेडशीट पर पड़ती है। ओह गॉड, फिर से बेडशीट पर स्टेन लग गए। लग गया तो लग गया, मैं धो दूंगी। आप तैयार हो जाइए, ऑफिस जाना है आपको। औरतें कैसे झेलती हैं ये सब, इतना चिड़चिड़ापन, मैं क्या करूं? बड़ी मुश्किल से पैरों को फैलाए सुनील ऑफिस में सबके सामने जाता है, जिसे देखकर सबकी हंसी छूट जाती है। कल ऑफिस नहीं आया और आज चाल बदल गई। हाँ, बवासीर हो गया है क्या? सुनील की नजरें झुक जाती हैं। दर्द में कराहता हुआ वो किसी तरह सब कुछ मैनेज कर रहा होता है कि तभी उसे लीकेज हो जाती है, जिसे देख प्रभा भागकर उसे अपने दुपट्टे से कवर कर लेती है। तुम्हारी पैंट पर ब्लड स्टेन है यार, तुम बाथरूम में जाओ। मैं ऐसी लायक हूँ प्रभा, मुझे पीरियड्स हुए हैं। मैंने तुम लोगों का दर्द नहीं समझा, उसी की सजा है ये। प्रभा के साथ साथ ऑफिस की सभी लड़कियां सुनील का काम खुद कर देती हैं और उसे घर भेज देती हैं। ये सब देखकर सुनील का मन भर आता है और वो अपनी माँ से कहता है, मैं बहुत गलत था माँ, बहुत गलत। माँ तूने मुझे अलग कमरे में क्यों नहीं सुलाया? मैं भी तो अछूत हूँ ना, कनिका को भी घिन आती होगी मुझसे। नहीं जी, अब मुझे बच्चा होगा। एक साध्वी जी मिली थी, उन्होंने एक सेब दिया था जिससे मेरा पीरियड्स रुक गया, जबकि मैंने उसे बस आधा ही खाया था। और मेरा शुरू हो गया क्योंकि आधा मैंने खाया था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वही साध्वी वहाँ कनिका की तबीयत पूछने आई होती है, जिसे देख सुनील और कनिका उसके पैरों पर गिर जाते हैं और सब लोग सुनील को ठीक करने की विनती करते हैं। ईश्वर भी ना बड़े खेल खेलता है। ये लो, ये आम, इसे तुम खाना सुनील, सब अच्छा हो जाएगा बेटा। सुनील उस आम को खाकर पहले की तरह ही ठीक हो जाता है, पर उसे अब एहसास हो चुका था कि पीरियड्स एक मजाक नहीं है और साथ ही वो औरतों की इज्जत करना भी सीख गया था। दोस्तों, आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।